आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फिलोसफी ऑप्शन का पेपर 1 सेक्शन है वेस्टर्न फिलोसफी यानी पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें अरस्तु है, प्लेटो है, कांट है, तो ये शुरू करने जा रहे हैं और ये क्लास कंटिन्यू चलेगी। तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए और जो क्लास चलेगी उसके नोट्स बनाते जाइए। और प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम देखते हैं फिलोसफी ऑप्शनल। तो सबसे पहले बात आती है कि फिलोसफी होता क्या है। फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र होता क्या है। तो अगर हम देखें दर्शन, दर्शन मतलब क्या होता है? देखना। दर्शन मतलब क्या होता है? देखना। अब देखने के 3 विचार आ जाते हैं। किसको देखना? 3 विचार आते हैं। किसको देखना, किसको देखना, कैसे देखना, कैसे देखना और क्यों देखना। किसको देखना, कैसे देखना और क्यों देखना। अब किसको देखते हैं हम? एक तो देखते हैं जगत को और फिर देखते हैं परमात्मा को। परमात्मा को देखते हैं। परमात्मा को कैसे देखते हैं? 2 तरह से देखते हैं। हम देखते हैं इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से और अंतरात्मा की दृष्टि से। कैसे? अंतरात्मा की दृष्टि से। अंतरात्मा की दृष्टि से। अंतरात्मा की दृष्टि से। तो ये क्या होता है? कैसे देखना? इंद्रियों के माध्यम से देखना या अंतरात्मा की दृष्टि से देखना। अंतरात्मा की दृष्टि से देखना। फिर क्यों देखना? इसके 2 विचार आते हैं। एक तो भोगार्थ, भोग करने के लिए, भोगार्थ, और फिर आता है मोक्षार्थ, मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्षार्थ। तो अगर देखा जाए तो देखना के क्या अर्थ निकलता है? दर्शन शास्त्र का मतलब होता है देखना, लेकिन कैसे? इंद्रियों के माध्यम से जगत को देखना ताकि भोग की प्राप्ति हो। इंद्रियों के माध्यम से जगत को देखना ताकि भोग की प्राप्ति हो। यह क्या कहलाता है? दर्शन। इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जगत को देखना, जगत को देखना ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो, भोग की प्राप्ति हो। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है दर्शन। दर्शन शास्त्र कहलाता है इंद्रियों के माध्यम से जगत को देखना ताकि भोग की प्राप्ति हो। ये कहलाता है दर्शन। लेकिन ये क्या है? ये अर्थ इसका स्वीकार नहीं है। ये क्या है? स्वीकार नहीं है। अगर सही मायने में कहा जाए दर्शन का मतलब क्या होता है, अगर कहा जाए दर्शन का मतलब क्या है, दर्शन शास्त्र, तो अंतरात्मा की दृष्टि से परमात्मा को देखना। अंतरात्मा की दृष्टि से परमात्मा को देखना ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। अंतरात्मा की दृष्टि से परमात्मा को देखना ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। यह कहलाता है दर्शन। सही मायने में अगर कहा जाए तो अंतरात्मा की दृष्टि से परमात्मा को देखना ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है दर्शन, जो क्या स्वीकार है, जो हम मानते हैं स्वीकार है। अगर सही अर्थों में तो इसी को स्वीकार किया गया है कि अंतरात्मा की दृष्टि से परमात्मा को देखना, परम तत्व को देखना, यह कहलाता है दर्शन। अगर हम देखा जाए दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, फिलॉसफी को हम देखें तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको फिलॉसफी, इसको बोलते हैं हम फिलॉसफी, फिलॉसफी बोलते हैं। तो फिलॉसफी ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। फिलॉसफी 2 वर्ड से मिलकर बना है, फिलोस और दूसरा सोफिया, फिलोस और सोफिया। जहां पर फिलोस का मतलब क्या होता है? फिलोस का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है नॉलेज। सोफिया का मतलब होता है नॉलेज या फिर विजडम। तो मतलब क्या हुआ? फिलॉसफी का मतलब क्या हो गया? फिलॉसफी का मतलब हो गया लव, नॉलेज, और लव का मतलब होता है यहां पर प्रेम और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि ज्ञान के प्रति प्रेम क्या कहलाता है? फिलॉसफी। ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम
प्रति प्रेम क्या कहलाता है? फिलॉसफी। ज्ञान के प्रति प्रेम कहलाता है फिलॉसफी। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। लेकिन अगर हम देखें इसका अर्थ क्या हो गया वास्तविक रूप में, कि अंतरात्मा की दृष्टि से परमात्मा को देखना ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो, यह कहलाता है फिलॉसफी। हमारे मन में विचार आता है कि परंपरागत रूप से फिलॉसफी का मतलब क्या है? परंपरागत रूप से फिलॉसफी का मतलब क्या है, यानी दर्शन शास्त्र का मतलब क्या है? तो हम परंपरागत रूप से देखें, परंपरागत रूप से अगर देखें तो फिलॉसफी का मतलब होता है जीवन और जगत, जीवन और जगत। परंपरागत रूप से जीवन और जगत, जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को जानने का प्रयास है, और अंत को जानने का प्रयास है। फिलॉसफी का मतलब क्या है? जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को जानने का प्रयास है। जहां पर प्रारंभ का मतलब क्या है? मूल तत्व से। प्रारंभ का मतलब क्या है? मूल तत्व, मूल तत्व। और अंत क्या है? अंत है लक्ष्य, अंत है लक्ष्य। तो फिलॉसफी का मतलब क्या हो गया? जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को जानने का प्रयास है। और ये प्रयास कैसा होना चाहिए? प्रयास होना चाहिए तार्किक। ये प्रयास कैसा होना चाहिए? प्रयास कैसा होना चाहिए? होना चाहिए तार्किक, तार्किक, बौद्धिक, तार्किक, बौद्धिक, समीक्षात्मक, समीक्षात्मक, मूल्यात्मक, तार्किक, बौद्धिक, समीक्षात्मक, मूल्यात्मक, तटस्थ, तटस्थ। तो मतलब क्या हो गया? फिलॉसफी क्या हो गया? फिलॉसफी जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को जानने का प्रयास है। अब ये प्रयास कैसा होना चाहिए? तार्किक, बौद्धिक, समीक्षात्मक, मूल्यात्मक, तार्किक, बौद्धिक, समीक्षात्मक, मूल्यात्मक, सर्वांगीण, सर्वांगीण, सर्वांगीण। तो इसका ये प्रयास है। तो फिलॉसफी की परिभाषा क्या होगी? दर्शन शास्त्र की परिभाषा होगी कि जीवन और जगत के, जीवन और जगत के, जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को जानने का प्रयास है। प्रारंभ और अंत को जानने का प्रयास है, अंत को जानने का प्रयास है। अब ये प्रयास कैसा होना चाहिए? प्रयास होना चाहिए तार्किक, बौद्धिक, समीक्षात्मक, मूल्यात्मक, तटस्थ, सर्वांगीण। इसका प्रयास होना चाहिए। अब यहाँ पे विचार आता है कि जीवन और जगत का मूल तत्व क्या है? जीवन और जगत का अगर देखें तो मूल तत्व क्या है? तो मूल तत्व के बारे में भी विवाद है, मूल तत्व के बारे में भी कुछ विवाद है। इसको आप लिख लीजिए और प्लीज आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत होने वाली है अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं। इसलिए आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे केवल अपने हाथ से लिखे नोट्स ही पढ़ने समझ में आते हैं। आइए हम देखते हैं जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को जानने का प्रयास है। लेकिन ये यहां पर आता है, प्रारंभ को क्या बोलते हैं? मूल तत्व। मतलब क्या होगा कि जीवन का प्रारंभ कहां से हुआ था, जीवन का अंत कहां से, अंत कैसे हो रहा है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, और इसका प्रारंभ कहां से हुआ था, प्रारंभ कहां से हुआ था, इसी के बारे में इसमें मतभेद है। प्रारंभ यानी मूल तत्व, तो मूल तत्व के बारे में मतभेद है कि मूल तत्व क्या है। तो मूल तत्व के बारे में मतभेद है, एक तो संख्या को लेकर है, संख्या, और दूसरा है स्वरूप को लेकर, संख्या और स्वरूप को लेकर है। अब संख्या कैसे, संख्या कैसे? मूल तत्व एक है या फिर दो है या फिर अनेक है, मूल तत्व एक है, दो है या फिर अनेक है, मूल तत्व एक है, दो या अनेक है। स्वरूप कैसा? स्वरूप भौतिक है या चेतन तत्व है, स्वरूप कैसा है? भौतिक या फिर चेतन, स्वरूप कैसा है? भौतिक या चेतन। अब एक से मतलब क्या हो गया? एक मूल तत्व। एक से क्या मतलब हो गया? एक मूल तत्व, यानी एक तत्ववाद, एक तत्ववाद, तत्ववाद। दो से क्या मतलब हो गया? दो द्वैतवाद या फिर दो तत्ववाद यानी द्वैतवाद, द्वैतवाद।
और अनेक से मतलब क्या हो गया, अनेकत्ववाद, अनेकत्ववाद, अनेकत्ववाद। तो ये क्या हो गया, एक तत्ववाद। अगर हम देखें एक तत्ववाद क्या कहलाता है, एक तत्ववाद क्या कहलाता है, तो अगर हम देखें यहां पर एक तत्ववाद, तो वह सिद्धांत जो जीवन और जगत के मूल में एक तत्व की सत्ता को स्वीकार करता है। एक तत्ववाद क्या कहलाता है, एक तत्ववाद वह सिद्धांत है जो जीवन और जगत के मूल तत्व में एक तत्व की सत्ता स्वीकार करता है, एक तत्व की सत्ता स्वीकार करता है। इसको हम परिभाषा क्या लिखेंगे, जीवन और जगत के मूल में, जीवन और जगत के मूल तत्व में एक तत्व की सत्ता स्वीकार करता है, यह कहलाता है एक तत्ववाद। यह क्या कहलाता है, एक तत्ववाद। इसी प्रकार हो जाएगा, जीवन और जगत के मूल में दो तत्व की सत्ता स्वीकार करता है, उसे क्या बोलते हैं, द्वैतवाद। वो हो जाएगा द्वैतवाद। और जीवन और जगत के मूल में अनेक तत्व की सत्ता स्वीकार करने वाला क्या कहलाता है, यह कहलाता है अनेकत्ववाद। अनेकत्ववाद जैसे एक तत्व की सत्ता स्वीकार करता है, जैसे ईश्वर, कोई अपने ईश्वर यानी परमात्मा में अपनी आस्था मानता है, एक तत्व। इसी प्रकार यहां पे आता है भौतिक। भौतिक मतलब जैसे ये बोर्ड हो गया तो ये क्या भौतिक है, जैसे मार्कर हो गया तो ये क्या भौतिक है। और चेतन मतलब अंतरात्मा, चेतन मतलब मन में, चेतन मतलब मन में, भौतिक मतलब जो हमें दिख रहा है, जो हमें साक्षात दिख रहा है वो कहलाएगा भौतिक। जैसे ये बोर्ड, ये मार्कर, तो ये क्या भौतिक वस्तु है, तो भौतिक, और इसी में हमारी आसक्ति रहती है, भौतिक क्या हो गया। तो जैसे ये क्या हो जाएगा भौतिकवाद, भौतिक तत्व को मानने वाला क्या कहलाएगा, भौतिकवाद, भौतिकवाद। और चेतन तत्व को मानने वाला आध्यात्मवाद, आध्यात्मवाद। भौतिक तत्व को मानने वाला भौतिकवाद, और चेतन तत्व को मानने वाला आध्यात्मवाद। अब यहां पर यह विचार आता है कि भौतिकवाद की परिभाषा क्या है। अगर हम भौतिकवाद की परिभाषा देखें तो जीवन और जगत के मूल में, जीवन और जगत के मूल में, जीवन और जगत के मूल में, जीवन और जगत के मूल को भौतिक मानने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है, भौतिकवाद। जीवन और जगत के मूल को भौतिक मानने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है, भौतिकवाद। और जीवन और जगत के मूल में, जीवन और जगत के मूल को चेतन मानने वाला सिद्धांत आध्यात्मवाद। जीवन और जगत के मूल को चेतन मानने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है, आध्यात्मवाद। तो यहां पर हमने देखा भौतिक और चेतन, आध्यात्मवाद, और यहां पर भौतिकवाद। अब जैसे आपने देखा होगा बाद, तो बाद जहां पर भी आ जाए उसे बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, सिद्धांत। बाद मतलब क्या है, सिद्धांत। बाद मतलब क्या है, सिद्धांत। और कहीं पे आ जाए वादी, तो वादी मतलब क्या है, सिद्धांत को मानने वाला, सिद्धांत को मानने वाला, मानने वाला। तो ये क्या हो गया, ये दर्शन का परिचय हो गया, दर्शन का परिचय हो गया, जो हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो यहां तक हमने बता दिया था। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पाश्चात्य दर्शन या वेस्टर्न फिलॉसफी, जो फिलॉसफी ऑप्शनल का पेपर 1 है। तो पेपर 1 में हमको 2 सेक्शन पढ़ना है। एक तो पढ़ना है वेस्टर्न फिलॉसफी यानी पाश्चात्य दर्शन, और सेक्शन 2 है, उसमें पढ़ना है भारतीय दर्शन। ये क्या है, सेक्शन 1, सेक्शन ए। हमको दूसरा पढ़ना है सेक्शन बी, सेक्शन बी। यहां पे पढ़ना भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी। तो क्या करेंगे हम, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं पाश्चात्य दर्शन। तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, तो इसमें आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर क्या है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर क्या है। अगर हम भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर देखें तो इसका बहुत ही सटीक उत्तर अगर लिखना पड़े तो हम लिख सकते हैं। तो आप क्या करिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 2 पार्ट में डिवाइड करिए। एक तरफ लिखिए भारतीय दर्शन और दूसरी तरफ लिखिए पाश्चात्य दर्शन। एक तरफ लिखिए भारतीय दर्शन और दूसरी तरफ लिखिए पाश्चात्य दर्शन। जैसे एक तरफ लिखिए भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन।
तो जैसे यहां लिखिए भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलोसफी, और यहां पर लिखिए पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य दर्शन यानी वेस्टर्न फिलोसफी। तो जब भारतीय दर्शन की बात होती है तो भारतीय दर्शन जीवन जीने का मार्ग बताता है। भारतीय दर्शन जीवन जीने का मार्ग बताता है और जीवन के दुखों को दूर करने का प्रयास करता है। अगर हम देखें भारतीय दर्शन का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जीवन के दुखों को दूर करना, जीवन के दुखों को दूर करना। मतलब क्या हो गया, भारतीय दर्शन का मतलब, इसका जो उद्देश्य है, भारतीय दर्शन का उद्देश्य कि जीवन के दुखों को दूर करना, कि जीवन में इतने दुख कैसे हैं, उनका निदान कैसे होगा, उनका समाधान करना, जीवन में जो दुख हैं उनका निदान करना। तो ये क्या है, भारतीय दर्शन का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय दर्शन का उद्देश्य है जीवन के दुखों को दूर करना। फिर आता है पाश्चात्य दर्शन। तो पाश्चात्य दर्शन का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि बौद्धिक जिज्ञासा की संतुष्टि करना। पाश्चात्य दर्शन का उद्देश्य क्या है, बौद्धिक जिज्ञासा की संतुष्टि करना। तो ये क्या है, ये पाश्चात्य दर्शन का उद्देश्य है कि बौद्धिक जिज्ञासा की संतुष्टि करना। तो जैसे अगर हम देखें भारतीय दर्शन, तो जो प्रत्येक भारतीय दर्शन, ये क्या होगा पहला अंतर, और जो प्रत्येक भारतीय दर्शन है जीवन जीने का मार्ग बताता है। प्रत्येक भारतीय दर्शन जीवन जीने का मार्ग बताता है कि जीवन को कैसे जिया जा सकता है। मतलब प्रत्येक भारतीय दर्शन जीवन जीने का मार्ग बताता है। जबकि जो पाश्चात्य दर्शन है, पाश्चात्य दर्शन केवल इस बात पर फोकस करता है कि जगत का निर्माण कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। मतलब जो बौद्धिक बुद्धि में जो बौद्धिक जिज्ञासा उनको दूर करने का प्रयास करता है, बौद्धिक जिज्ञासा की संतुष्टि करता है। मतलब जैसे जगत का निर्माण कैसे हुआ, तो क्या जो बौद्धिक जिज्ञासा है उनको दूर करने का प्रयास करता है। तो ये कैसे, जैसे प्रत्येक भारतीय दर्शन जीने का मार्ग बताता है, जबकि यहां पर ये क्या है, जगत कैसे बना है, तो मतलब यहां पर जो जिज्ञासा है उसको दूर करने का प्रयास करता है। अगर हम देखें भारतीय दर्शन, तो भारतीय दर्शन में क्या है, जैसे भारतीय दर्शन जीवन जीने का मार्ग बताता है कि जीवन को कैसे जिया जा सकता है, और यहां पर अगर देखा जाए तो दुख को परमानेंट दूर करने का प्रयास करते हैं। परमानेंट दूर करने का प्रयास करते हैं। दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं परमानेंट। यहां पर ऐसी कोई बात नहीं होती। और जो प्रत्येक भारतीय दर्शन है सही क्या है गलत क्या है, इस बात पर विचार देता है। सही क्या है गलत क्या है, प्रत्येक भारतीय दर्शन यह बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है, सही क्या है गलत क्या है, इस बात पर बल देता है। जबकि यहां पर ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर देखा जाए तो प्रत्येक भारतीय दर्शन, यहां पर अगर कहा जाए प्रत्येक भारतीय दर्शन, ये क्या है, ये समांतर यानी क्षैतिज रूप से चलता है। ये क्या है, समांतर या क्षैतिज रूप से चलता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि जैसे मान लो किसी दार्शनिक ने अपने विचार दिए, फिर यहां पर एक और दार्शनिक है, उन्होंने अपना विचार दिया, फिर एक और दार्शनिक है तो उन्होंने अपना विचार दिया। तो क्या है, तीनों को विचार को स्वीकार करेंगे। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए पाश्चात्य दर्शन में अगर देखें तो प्रत्येक पाश्चात्य दर्शन ये क्या है, लंबवत रूप से चलता है। क्या, लंबवत रूप से
लंबवत रूप से चलता है, रूप से चलता है। लंबवत का मतलब क्या हो गया, इस तरह से, जैसे यहां पर किसी दार्शनिक ने अपने विचार दिए, फिर दूसरा दार्शनिक आएगा, वो अपने विचार देगा और इस बात का खंडन करेगा। जो दार्शनिक है उनके विचार का खंडन करेगा और अपना विचार देगा। और फिर एक और दार्शनिक आएंगे तो क्या करेंगे, दूसरे दार्शनिक हैं उनके विचार का खंडन करेगा, फिर अपना विचार देगा। तो इसी वजह से यहां पर इनके फॉलोवर नहीं है, यहां पर क्या है, इनके फॉलोवर नहीं है, यहां पर फॉलोवर नहीं है, यानी समर्थक नहीं है। जबकि यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जीवन, एक तो क्या है, जीवन जीने का मार्ग बताते हैं और दुख कैसे दूर होगा ये बताते हैं, क्या सही है क्या गलत है ये बताते हैं। और ये क्या है, समांतर रूप से चलते हैं, मतलब एक ने अपना विचार दिया, फिर दूसरे ने अपना विचार दिया, फिर तीसरे ने अपना विचार दिया, तो क्या है, ये समांतर रूप से चलते रहते हैं। इसलिए क्या है, इनके फॉलोवर हैं, इसलिए इनके फॉलोवर हैं, इसलिए इनके फॉलोवर हैं। तो ये क्या है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। तो हमने इनके अंतर देखे, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में हमने इनके अंतर देखे। तो ये क्या है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। तो ये हमको दोनों फर्स्ट पेपर में पढ़ना है, ये हमको यूपीएससी फिलोसफी ऑफ सोल में पेपर फर्स्ट में पढ़ना है, पेपर फर्स्ट में पढ़ना है। जहां पर जो भारतीय दर्शन है ये क्या है, सेक्शन बी, सेक्शन बी, और ये क्या है, सेक्शन ए। यहां पर ऐसे सेक्शन ए, तो हमको सेक्शन ए और सेक्शन बी ये पढ़ना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य दर्शन को शुरू करने जा रहे हैं, पाश्चात्य दर्शन को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पाश्चात्य दर्शन को हम कैसे शुरू करेंगे, आइए हम देखते हैं। पहले तो हम पाश्चात्य दर्शन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पाश्चात्य दर्शन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आइए हम पहले पाश्चात्य दर्शन को देखें। अगर हम पाश्चात्य दर्शन को देखें तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे पाश्चात्य दर्शन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहला होता है क्या, पहला है ग्रीक दर्शन, ग्रीक दर्शन। पहला क्या हो गया, ग्रीक दर्शन, पहला हो गया ग्रीक दर्शन। एक मिनट, पहला क्या हो गया, ग्रीक दर्शन। और फिर दूसरा क्या हो गया, मध्यकाल। पहला हो गया ग्रीक दर्शन या ग्रीक काल, ग्रीक दर्शन या ग्रीक काल। दूसरा क्या हो जाएगा, मध्यकाल, मध्यकाल। यहां पर तीसरा क्या हो जाएगा, आधुनिक पाश्चात्य, आधुनिक काल, आधुनिक काल, यहाँ पे आधुनिक पाश्चात्य दर्शन। और चौथा क्या हो जाएगा, तो ये कालक्रम के हिसाब से हम इसको बांट रहे हैं, कालक्रम के अनुसार, कालक्रम के अनुसार बांट रहे हैं। कालक्रम के अनुसार ग्रीक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, फिर आता है समकालीन। यहां पर क्या हो जाएगा, समकालीन, समकालीन। तो यहां पर अगर हम देखें ग्रीक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और समकालीन, तो जैसा अगर ग्रीक काल को देखें तो ग्रीक काल, इसका जो कालखंड है, इसका कालखंड क्या है, 600 बीसी से, 600 बीसी से यहां पर 400 एडी, मतलब क्या है, 600 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी, 600 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी, ये क्या है, ग्रीक काल है। और जो मध्यकाल है इसका काल क्या हो गया, इसका जो काल हो गया 400 ईस्वी से, 400 ईस्वी से, 400 ईस्वी से यहां पर 1500, 400 ईस्वी से 1500 एडी, 400 ईस्वी से 1500 एडी। और यहां पर अगर हम देखें आधुनिक काल, तो आधुनिक काल कब से है, यह है 1500 से, 1500 एडी से 1900 एडी, मतलब 1500 ईस्वी से 1900 ईस्वी। और अगर देखें समकालीन दर्शन, तो समकालीन दर्शन इसका काल क्या है, 1900 एडी से, 1900 एडी से यहां पर आज तक,
1900 एडी से आज तक। तो ये क्या हो गया, ग्रीक काल। ग्रीक काल का काल क्या हो गया, 600 एडी से 600 बीसी से 400 एडी, मतलब 600 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। और ये क्या हो गया, 400 ईस्वी से 1500 ईस्वी। और ये क्या हो गया, 1500 ईस्वी से 1900 ईस्वी। फिर था 1900 ईस्वी से आज तक, जो अभी तक वहां तक है। तो क्या समकालीन। जैसे विचार आता है कि पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत कैसे हुई थी, पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत कैसे हुई थी, तो पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत ग्रीक दर्शन से शुरू हुई थी। यहां पर ग्रीक दर्शन से शुरू हुई थी। कैसे, पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत। लेकिन जो ग्रीक काल है, ग्रीक दर्शन है, इसका जो प्रथम दार्शनिक है वो कौन था, तो इसका जो पहला दार्शनिक है, प्रथम दार्शनिक वो था थेलेज। ग्रीक काल का या फिर ग्रीक दर्शन का प्रथम दार्शनिक था थेलेज। तो थेलेज के अनुसार जल ही जीवन यहाँ पर मूल तत्व है। जल क्या है, मूल तत्व है। जो इसका प्रथम दार्शनिक है थेलेज है, तो जल को मूल तत्व मानता था। किसको, जल को मानता था। बाद में तो पृथ्वी, अग्नि, वायु ये मानने लगे। लेकिन क्या है, थेलेज था। और अगर देखा जाए तो ग्रीक काल में जो दर्शन था, दर्शन को पहली बार प्लेटो के दर्शन में व्यवस्थित रूप मिलता है। अगर देखा जाए दर्शन में प्लेटो के दर्शन में सबसे व्यवस्थित रूप मिल जाता है। सबसे व्यवस्थित रूप मिल जाता है। अगर हम यहां पर देखें, यहां पर मध्यकाल, तो मध्यकाल अगर देखें, हाँ यहां पर जैसे ग्रीक काल देख रहे थे, तो प्लेटो के दर्शन में सबसे पहले व्यवस्थित रूप मिल जाता है। और अगर देखा जाए तो हमको ग्रीक काल में पढ़ना है पहले यूनिट, जो हमारे सिलेबस की पहले यूनिट है, उसमें प्लेटो और अरस्तु ये पढ़ना है। प्लेटो और अरस्तु ये पढ़ना है। और जो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु है, उसको दर्शन का स्वर्ण युग बोला जाता है। उसको दर्शन का स्वर्ण युग बोला जाता है। जो प्लेटो और अरस्तु है उसको स्वर्ण युग के नाम से बोला जाता है। जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इसको दर्शन का स्वर्ण युग बोला जाता है। क्या, स्वर्ण युग बोला जाता है। स्वर्ण युग बोला जाता है। अब यहां पर विचार आता है मध्यकाल। तो मध्यकाल क्या है, मध्यकाल हमारे सिलेबस में नहीं है। यानी हमारे सिलेबस में क्यों नहीं है, इसका एक कारण हो सकता है कि ग्रीक जो मध्यकाल है, मध्यकाल को अंधकार का युग बोलते हैं। अंधकार का युग बोलते हैं। मध्यकाल को अंधकार का युग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर पोप का शासन था। किसका, पोप का शासन था। और जो पोप का शासन है, तो यहां पर क्या, स्वतंत्र बौद्धिक चिंतन का अभाव था। जो स्वतंत्र बौद्धिक चिंतन का अभाव था। बौद्धिक चिंतन का अभाव था। और जो पोप का शासन था, तो मतलब ये अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बोलता था। क्या, अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम अंधकार का युग बोलते हैं। और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और अगर हम देखें आधुनिक काल, तो आधुनिक काल जैसे हमको दूसरे से 5वीं यूनिट तक पढ़ना है। कहां तक, दूसरे से 5वीं यूनिट तक। 2 से 5वीं यूनिट तक। जैसे डेकार्ट हो गया, डेकार्ट, लाइबनिज, डेकार्ट, लाइबनिज। तो हमको इसी से ये दार्शनिक पढ़ना है। और फिर आता है समकालीन दर्शन। तो समकालीन दर्शन में हमको 6 से लेके अपने सिलेबस की 11 यूनिट तक पढ़ना है। 6 से लेके 11 यूनिट तक पढ़ना है। जैसे यहां पर क्वाइन स्टासन यहां तक पढ़ना है। क्वाइन स्टासन यहां तक पढ़ना है। तो हमको ये पढ़ना पाश्चात्य दर्शन में ग्रीक काल, आधुनिक काल और समकालीन दर्शन। ग्रीक काल, आधुनिक काल और समकालीन दर्शन। अगर हम देखें कि दर्शन, यहां पर दर्शन शास्त्र को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, आइए हम देखते हैं।
इसको आप लिख लीजिए। अभी ये क्या है, शुरुआत है। ये क्या है, शुरुआत है। धीरे धीरे आपको फिलॉसफी ऑप्शनल के क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। फिलॉसफी ऑप्शनल के क्वेश्चन बनने लगेंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूं कि आपको फिलॉसफी ऑप्शनल के क्वेश्चन बनने लगेंगे। और मैं तो छोड़ो, कोई भी टीचर हो, किसी भी टीचर से अगर पढ़ो तो उसका सार्थक मतलब यही है कि आपको क्वेश्चन बनने चाहिए। यूपीएससी क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो मतलब टीचर अच्छा पढ़ा रहा है और अच्छे लेवल पे पढ़ा रहा है। अगर मान लो क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर हम देखें दर्शन शास्त्र, तो दर्शन शास्त्र को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दर्शन शास्त्र को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है तत्व मीमांसा, फिर दूसरा क्या होता है? ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, और तीसरा क्या होता है? मीमांसा। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, फिर होता है तर्क शास्त्र, और फिर आता है नीति शास्त्र। तो हमारे सिलेबस में केवल तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, हमको इसको ही पढ़ना है। अब जो तर्क शास्त्र है, तो तर्क शास्त्र हमारे सीसेट में आ जाता है। सीसेट जो तर्क शास्त्र है, लॉजिक, तर्क शास्त्र का मतलब क्या हो गया? लॉजिक। तर्क का मतलब क्या हो गया? लॉजिक। तो ये हमको सीसेट में पढ़ना है। और जो है नीति शास्त्र, तो ये हमको जीएस के पेपर 4 में पढ़ना है। जीएस पेपर 4 में पढ़ना है। और जीएस पेपर 4 इसका बहुत सारा पोर्शन जो फिलोसफी ऑप्शनल का पेपर 2 है, सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी यानी सामाजिक राजनीतिक दर्शन, उसका बहुत ज्यादा हिस्सा जीएस पेपर 4 में मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दर्शन पढ़ा सकता है, दर्शन पढ़ाने वाला टीचर है, वो फिलोसफी जो पढ़ाता है वो नीति शास्त्र यानी एथिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा लेगा। इसका एक आपको हिंट दे रहा हूं कि फिलोसफी पढ़ाने के बाद मैं नीति शास्त्र पढ़ाऊंगा, एथिक्स पढ़ाऊंगा, फिलोसफी के बाद एथिक्स में ही पढ़ाऊंगा। तो क्या हो गया? नीति शास्त्र। तो हमको तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र, ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा हमको केवल इतना ही पढ़ना है। जो तर्कशास्त्र है यह हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और नीति शास्त्र है यह हमको थोड़ा बहुत पढ़ना है। अगर हम देखें मीमांसा, तो मीमांसा का मतलब क्या होता है? जैसे यहां पर आया तत्व मीमांसा, यहां पर तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। तो मीमांसा का मतलब क्या है? अगर हम देखें मीमांसा, तो मीमांसा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खोज, समीक्षा, विवेचना, वर्णन। मतलब क्या हो गया? खोज, समीक्षा, विवेचना, वर्णन। तो मीमांसा का मतलब क्या हो गया? खोज, समीक्षा, विवेचना, वर्णन। तो मतलब जो ऐसे आता है तत्व मीमांसा, तो तत्व की खोज, तत्व की समीक्षा, तत्व की विवेचना, तत्व का वर्णन, तो ये आ जाता है तत्व मीमांसा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो जाएगा तत्व मीमांसा का मतलब तत्व की खोज, तत्व की समीक्षा, विवेचना, वर्णन। तत्व की खोज, समीक्षा, विवेचना, वर्णन। तो हमको मीमांसा में क्या पढ़ना है? मीमांसा का मतलब होता है, इसका मतलब होता है खोज, समीक्षा, विवेचना, वर्णन। तो मीमांसा का मतलब यह होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो तत्व के बारे में 2 विवाद थे। हमने तत्व के बारे में 2 विवाद देखे थे। जैसे तत्व के बारे में 2 विवाद थे। तत्व, एक तो उसके संख्या को लेकर इसमें विवाद है, और स्वरूप को लेकर विवाद है। तो तत्व मीमांसा का मतलब क्या हो गया? तत्व मीमांसा का मतलब कि तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह प्रमुख शाखा है जिसमें जीवन और जगत के, तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखा है जिसमें जीवन
और जगत के जीवन और जगत के मूल की संख्या और स्वरूप के आदि में विवेचना की जाती है। तत्व मीमांसा क्या हो गया? तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह प्रमुख शाखा है जिसमें जीवन और जगत के मूल में संख्या और स्वरूप की विवेचना की जाती है। जीवन और जगत के मूल में संख्या और स्वरूप की विवेचना की जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? तत्व मीमांसा। यहां पर हम क्या बोलते हैं? तत्व मीमांसा। तो तत्व मीमांसा, अरे तत्व जैसे संख्या आती है तो संख्या में जैसे एक तत्व हो सकता है, या फिर दो मूल तत्व हैं, या फिर अनेक मूल तत्व हैं। एक मूल तत्व है, दो मूल तत्व हैं, या फिर अनेक मूल तत्व हैं। तो यहां पर जैसे आता है एक मूल तत्व, तो इसके समर्थक कौन थे? एक मूल तत्व के समर्थक थे यहां पर स्पिनोजा, स्पिनोजा या फिर शंकराचार्य। तो ये क्या है? स्पिनोजा या शंकराचार्य। तो ये क्या है? एक मूल तत्व के समर्थक है, एक मूल तत्व के समर्थक है। और दो मूल तत्व के समर्थक कौन है? डेकार्ट। दो मूल तत्व के समर्थक कौन है? डेकार्ट है। और फिर आता है अनेक मूल तत्व। तो अनेकत्ववाद के समर्थक कौन है? ये है लाइबनिज। अनेक मूल तत्व के समर्थक कौन है? लाइबनिज। जैसे यहां पर देखा हमने, मीमांसा का मतलब क्या है? खोज, समीक्षा, विवेचना, वर्णन। खोज, समीक्षा, विवेचना, वर्णन इत्यादि की हम चर्चा करते हैं तो वो कहलाएगा तत्व मीमांसा। तत्व की खोज, समीक्षा, विवेचना, वर्णन जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो कहलाएगा तत्व मीमांसा। इसी प्रकार हो जाएगा ज्ञान मीमांसा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा तो ये क्या हो जाएगा? ज्ञान की खोज, समीक्षा, विवेचना, वर्णन, सही ज्ञान क्या है, सत्य ज्ञान क्या है, असत्य ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, अप्रत्यक्ष ज्ञान क्या है। तो मतलब जो ज्ञान की बातें होंगी उसे बोलेंगे हम ज्ञान की मीमांसा। ये क्या हो जाएगा? ज्ञान मीमांसा। यहां पर सही ज्ञान क्या है, जैसे ज्ञान की खोज, समीक्षा, विवेचना, वर्णन। सत्य ज्ञान क्या है, असत्य ज्ञान क्या है, असत्य ज्ञान क्या है, और प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, अप्रत्यक्ष ज्ञान क्या है। तो मतलब इसकी बात करेंगे ज्ञान मीमांसा में हम। ज्ञान की खोज, समीक्षा, विवेचना, वर्णन, सत्य ज्ञान क्या है, असत्य ज्ञान क्या है, सही ज्ञान क्या है, गलत ज्ञान क्या है, सही ज्ञान की बात करेंगे, गलत ज्ञान क्या है, तो मतलब इसकी बात करते हैं। तो ये क्या हो जाए? ज्ञान मीमांसा। तो आज के लिए केवल इतना ही काफी है कि तत्व मीमांसा में क्या है कि तत्व की खोज, समीक्षा, विवेचना, वर्णन हम इत्यादि की चर्चा करते हैं। तो तत्व मीमांसा में संख्या और स्वरूप को लेकर इसमें विवाद है। तो संख्या कैसे है कि एक तत्व है, या फिर दो मूल तत्व हैं, या फिर अनेक मूल तत्व हैं। एक मूल तत्व के समर्थक कौन है? स्पिनोजा। दूसरे के कौन है? डेकार्ट। अनेक मूल तत्व के कौन है? लाइबनिज। तो इसी प्रकार तत्व मीमांसा है और ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा मतलब क्या है कि ज्ञान की मीमांसा, ज्ञान की समीक्षा, खोज, विवेचना, वर्णन, सही ज्ञान क्या है, असत ज्ञान क्या है, सत्य ज्ञान क्या है, असत ज्ञान क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, और ज्ञान कैसे मिलेगा, अनुभव। यहां पर प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, अप्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, तो केवल इसकी बात करेंगे। तो ये क्या हो जाए? ज्ञान मीमांसा। तो फिर आता है यहां पर एक जैसे वर्ड है नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र एक दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखा है। जैसे जीएस पेपर 4 में है नीति शास्त्र, तो नीति शास्त्र क्या है? ये दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखा है। नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की, यहां पर दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखा है। तो यहां पर हमने ये देखा। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे इसके आगे टॉपिक। और प्लीज आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाते जाइए और प्रॉपर अच्छे से लिखिए। इसको आपको अगर फोटो खींचना है फोटो खींच लीजिए, लिखना है लिख लीजिए,
और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।